सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के स्टडी के पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान के भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान में कृषि जलवायु, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों के कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं 5, 4, 7 या 10। बताइए फटाफट आंसर। ये राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश को? तो ये बांटा गया है 10 भागों में। वो कैसे, देख लेते हैं। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश को 10 भागों में किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, एक तो बांटा गया है पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा अति शुष्क सिंचित प्रदेश। इसके अलावा बांटा गया है सिंचित मैदानी प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। इसके अलावा बताइए और बाढ़ संभावित, बाढ़ संभावित मैदानी प्रदेश। इसके अलावा बांटा गया है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके अलावा बांटा गया है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके अलावा बांटा गया है उप आर्द्र दक्षिणी प्रदेश और बांटा गया है आर्द्र दक्षिणी प्रदेश। इसके अलावा बांटा गया है लूणी रेती, ठीक है। ये 10 कृषि जलवायु प्रदेश को बांटा गया है, नाम लिख दिए हैं मैंने। और इनके लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है? तो पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश के लिए फर्स्ट ए का, कितना? फर्स्ट ए का। सिंचित मैदानी प्रदेश के लिए फर्स्ट बी का और अति शुष्क के लिए फर्स्ट सी का। इस प्रकार का कोड का यूज किया है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश के लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है। ठीक है, वहां पर किया जा सकता है। आपको जिलों के नाम भी दिए जा सकते हैं कि इन जिलों में किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है, या फिर अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश के लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है। तो सेकेंड ए का, लोणी बेसिन के लिए सेकेंड बी का ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। या फिर बाढ़ अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश के लिए थर्ड ए का, या बाढ़ संभावित मैदानी प्रदेश के लिए थर्ड बी का, थर्ड बी का। इसके अलावा आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश के लिए 5 और उप आर्द्र के लिए 4 ए का और आर्द्र के लिए 4 बी का यूज किया गया है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? जिलों के नाम भी दिए जा सकते हैं आपको और कूटों के नाम भी दिए जा सकते हैं आपको। तो पश्चिमी शुष्क जो सिंचित प्रदेश है, इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। जैसे बाड़मेर हो गया, दूसरे नंबर पर बालोतरा हो गया, तीसरे नंबर पर हो गया जोधपुर और चौथे नंबर पर हो गया वलोदी। ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? तो बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और फलौदी। इसके अलावा अति शुष्क सिंचित प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? तो इसमें हो गए जैसे जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर और इसके अलावा हो गया चूरू। ये 3 जिले हो गए इसमें
अति शुष्क सिंचित प्रदेश में कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर और जम्मू। सिंचित जो मैदानी प्रदेश है इसमें हो गए राजस्थान के, एक तो श्री गंगानगर और दूसरा हो गया हनुमानगढ़। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सिंचित मैदानी प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले हैं? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके अलावा सिंचित मैदानी अंतर्वर्ती जो मैदानी प्रदेश है इसमें राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? तो इसमें आते हैं सीकर, एक हो गया सीकर, दूसरा हो गया झुंझुनू, इसके अलावा तीसरा हो गया नागौर और चौथा हो गया डिडवाना, कुचामन। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाढ़ संभावित मैदानी प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? जैसे अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इसके अलावा दीव हो गया, छेड़तल, तिजारा और पुतली भेरो। अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया। इसके अलावा 8वें नंबर पर धौलपुर। ये 8 जिले हो गए, कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटपुतली, भेरोर, खेतल, तिजारा और दीव। 8 जिले इसमें आते हैं। बाढ़ संभावित मैदानी प्रदेश के अंतर्गत ये जिले आते हैं। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? तो इसमें आते हैं जैसे कि दौसा हो गया, फिर जयपुर हो गया, टोंक हो गया, अजमेर हो गया और 5वें नंबर पर ब्यावर। ये 5 जिले आते हैं अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत। इसके अलावा अर्ध दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के 8 जिले आते हैं, जैसे कोटा हो गया, बूंदी हो गया और बारां हो गया, इसके अलावा झालावाड़ हो गया। ये 4 जिले आते हैं। जब इन्हें काउंट करोगे ना तो 41 जिले हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा उप अर्ध दक्षिणी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया और राजसमंद, ये 3 जिले आते हैं। इसमें आते हैं उप आर्द्र दक्षिणी प्रदेश में। और आर्द्र दक्षिणी प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? जैसे डूंगरपुर हो गया, इसके अलावा बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, सलूम्बर और उदयपुर, ये 5 जिले हो गए इसमें आर्द्र दक्षिणी प्रदेश में। इसके अलावा लूणी बेसिन में हो गया कौन कौन सा जिला? जालौर, पाली और सिरोही। तो इस प्रकार से जिलों के नाम भी दिए जा सकते हैं और कूटों के नाम भी दिए जा सकते हैं कि कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं और उनके लिए किस प्रकार के कूट का यूज किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसे 10 भागों में बांटा गया है इस प्रकार से। ठीक, तो उनके लिए किस प्रकार के कूट का यूज किया गया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। टोटल हो गए होंगे ये 41 जिले। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 कि राजस्थान में उत्तर दिशा में चलने वाली हवाएं कहलाती है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। नाम दे दिए गए यहाँ पर हवाओं के। लंकाओं, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है धराऊ, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है आगुड़ी और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है आथुनी। हाँ भाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 कि राजस्थान में उत्तर दिशा में चलने वाली हवाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तर दिशा में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? धराऊ, या राइट आंसर बी ऑप्शन। और दक्षिण दिशा में चलने वाली हवा क्या कहलाती है? लंकाओं।
क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान में दक्षिण दिशा में चलने वाली पवने क्या कहलाती है, तो लंकाओ। और आगुणी पूर्व दिशा में चलने वाली हवा, पूर्व में चलने वाली हवा कहलाती है आगुणी, और पश्चिम में चलने वाली हवाई कहलाती है आकोणी। इस प्रकार से समझ लीजिए इसे आप। ठीक है, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, और ये हो गई पश्चिम दिशा। तो उत्तर दिशा में चलने वाली हवाई कहलाती है धराओ, और दक्षिण दिशा में चलने वाली हवाओं को कहा जाता है लंकाओ। ठीक है, पूर्व दिशा में चलने वाली पवने कहलाती है आगोड़ी, और पश्चिम दिशा में चलने वाली पवने कहलाती है आथोनी। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि उत्तर और पूर्व के बीच में चलने वाली पवने क्या कहलाती है, उत्तर और पूर्व के बीच में चलने वाली पवने संजेरी, क्या कहलाती है, संजेरी पवने। या फिर आ सकता है कि उत्तर और पश्चिम के बीच में चलने वाली पवने क्या कहलाती है, सूर्या, सूर्या पवने। ठीक है, या फिर आ सकता है दक्षिण और पूरब के बीच में चलने वाली पवने क्या कहलाती है, तो चील पवने, क्या कहलाती है, चील पवनों के नाम से जाना जाता है। या फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच में चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है, समुद्री पवने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। पूछा गया है कि राजस्थान में उत्तर दिशा में चलने वाली पवने क्या कहलाती है, तो दोहराओ। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, देख लेते हैं। ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में मानसून से पूर्व की वर्षा किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दी गई है, दोगड़ा या फिर मावट। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है भगुलिया, प्रकार की परिभाषा आपको दी जा सकती है वहां पर। और डी ऑप्शन में दे दिया गया है कारवा। बताइए भाई क्या करने वाले हो कि ग्रीष्म ऋतु में मानसून से पूर्व की वर्षा किस नाम से जानी जाती है। यानी गर्मियों में जब मानसून से पूर्व वर्षा होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है दोगड़ा के नाम से। राइट आंसर ए ऑप्शन, मानसून से पूर्व की वर्षा, मानसून से पूर्व की वर्षा किस नाम से जानी जाती है, दोगड़ा के नाम से जानी जाती है। जबकि मावट क्या है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। क्या है ये, तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, और इसे जाना जाता है गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। और मावट कहाँ से होती है, ये भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से। ठीक है, किसकी सहायता से होती है, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभों से। ठीक है, और रबी की फसल के लिए मावट वरदान का काम करती है, रबी की फसल के लिए लाभदायक। इसे किस नाम से जाना जाता है, मावट को, तो गोल्डन ड्रॉप्स, गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से, यानी सुनहरी बूंदों के नाम से भी इसे जाना जाता है मावट को। तो ये तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है मावट। जबकि बबूलिया क्या है, बबूलिया होता है वायु का चक्रवात, इस टाइप से होता है ये बबूलिया। ठीक है, क्या होता है, वायु का चक्रवात, वायु का चक्रवात, यानी चक्रवाती पवने। क्या होती है, चक्रवाती पवने, ध्यान में रखना है आपको। और कारवा क्या होता है, तो कारवा होता है दो घाटी के बीच में, दो घाटी के बीच ऊंटों के गुजरने का मार्ग, ऊंटों के गुजरने का मार्ग क्या कहलाता है, कारवा। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा कि कारवा क्या है, कि दो घाटियों के बीच में ऊंटों के गुजरने का मार्ग होता है। और भगोलिया होता है वायु का चक्रवात, यानी चक्रवाती पवने होती है भगोलिया। मावट आप सभी जानते हैं शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। और दोगड़ा क्या है कि मानसून से पूर्व की वर्षा दोगड़ा कहलाती है। राइट आंसर ए ऑप्शन। छोटी छोटी चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर रख सकता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे। कि कृषि विभाग राजस्थान की मृदा वर्गीकरण के अनुसार जीत की फेरत मृदा रेगिस्तान में पाई जाती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, पाई जाती है। ऑप्शन दे दिए गए आपको। अजमेर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कोटा, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर, और डी ऑप्शन में यहाँ आपको दिया गया है क्या, जोधपुर। बताइए। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिसकी फेरत मृदा रेगिस्तान में पाई जाती है, कौन से जिले में पाई जाती है ये जिसकी फेरत मृदा, तो ये पाई जाती है बीकानेर जिले में। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि कोटा में तो कैसी मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी ये पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र, यानी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में। इसके अलावा अजमेर में पाई जाती है नवीन भूरी मिट्टी, और जो नवीन भूरी मिट्टी है पाई जाती है अजमेर, भीलवाड़ा। ठीक है। इसके अलावा जोधपुर में पाई जाती है बालू का स्तूप मृदा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बालू का स्तूप मृदा पाई जाती है तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। या जितनी फेरत मृदा बीकानेर में पाई जाती है। कोटा में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, हरदी के क्षेत्र में पाई जाती है। हरदी क्षेत्र कोई भी जिले का नाम दिया जा सकता है, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसके अलावा नवीन भूरी जो मिट्टी है ये पाई जाती है अजमेर, भीलवाड़ा में। राइट आंसर सी ऑप्शन। मिट्टियों के नाम भी दिए जा सकते हैं तो कौन से जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा गया है आपसे। नाम दे दिए गए यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है एम.एस. स्वामीनाथन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है वर्गीज कुरियन, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है डी.ए. स्मिथ। बताइए भी क्या करने वाले हो। कि भारत में हरित क्रांति के जनक है, कौन है भारत में हरित क्रांति के जनक। ध्यान देने वाली बात है ये कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। बताइए कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। और जो हरित क्रांति है इसका संबंध किससे है, बताइए। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। जबकि जो वर्गीज कुरियन है इनका संबंध है श्वेत क्रांति से। किससे है, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से। किससे है, दूध से है। और श्वेत क्रांति के ऑपरेशन फ्लड, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध है तो श्वेत क्रांति से। और जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है ये 1970 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन अपोजिट भी बनकर आ सकता है कि श्वेत क्रांति के जनक है तो वर्गीज कुरियन, और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था या फिर ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध कौन सी क्रांति से है, तो श्वेत क्रांति से। ठीक। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन
बोलो। और हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, जबकि श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नीचे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे, हाँ, गागरोनी तोता क्या पूछा गया है। गागरोनी तोता, गागरोनी तोतों के लिए कौन सा उद्यान जाना जाता है। यहाँ पर आपको नाम दे दिए गए हैं। रणथंभौर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है केवलादेव, केवलादेव, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सरिस्का, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मुकुंद। बताइए क्या करोगे, क्या पूछा है। ध्यान देने वाली बात है, गागरोनी तोतों के लिए कौन सा उद्यान जाना जाता है। कौन सा उद्यान जाना जाता है ये गागरोनी तोतों के लिए, तो कौन सा जाना जाता है, मुकुंदरा उद्यान। या राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ये जाना जाता है गागरोनी तोतों के लिए, गागरोनी तोतों के लिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए जाना जाता है, तो ये हरे कबूतरों के लिए, दोनों में अंतर है, हरे कबूतरों के लिए। या फिर हरी गर्दन वाले तोतों के लिए कौन सा उद्यान जाना जाता है, सरिस्का, और ये कहाँ पर है, अलवर में। केवलादेव जाना जाता है साइबेरियन पार्क के लिए, साइबेरियन पार्क के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, केवलादेव। और रणथंभौर आप सभी जानते हैं बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए जाना जाता है, इसे बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है रणथंभौर को। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, गागरोनी तोतों के लिए कौन सा उद्यान जाना जाता है, मोकंदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है, ऑप्शन सज्जनगढ़ पार्क, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है माचिया पार्क, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है नाहरगढ़ पार्क, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है अभेड़ा पार्क। बताइए क्या करोगे। क्या पूछा है कि राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है कौन सा, चार ऑप्शन है आपके पास। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है, सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ उद्यान, ये राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है। और इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी, 2015 में। यहाँ पे क्वेश्चन बनकर आ सकता है, तो यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है सज्जनगढ़ है, और ये कहाँ पर है, उदयपुर में है, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। राइट आंसर ए ऑप्शन है। जबकि तो माचिया पार्क है ये तो जोधपुर में है, और नाहरगढ़ पार्क जयपुर, और अगेड़ा पार्क है कोटा में, ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है, तो सज्जनगढ़ ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि चितेरो, चितेरो की ओवरी की स्थापना किसने की, चितेरो की ओवरी की स्थापना किसने की। नाम दे दिए गए हैं यहाँ पर अमरसिंह प्रथम, बी ऑप्शन में जगत सिंह प्रथम, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शाहिद दिन, शाहिद दिन।
और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है संग्राम सिंह द्वितीय। बताइए भाई क्या करोगे। कि चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की, किसके द्वारा की गई थी चितेरों की ओवरी की स्थापना। तो ये की गई थी जगत सिंह प्रथम के द्वारा। राइट आंसर बी ऑप्शन है। और जो चित्रों की ओवरी है इसका अन्य क्या नाम है और किस नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो चित्रों की ओवरी है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो तस्वीरा, तस्वीरारो कारखाना, तस्वीरारो कारखाना। या फिर अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि तस्वीरारो कारखानों की स्थापना की गई थी जगत सिंह प्रथम के द्वारा और इसका ही अन्य नाम है चितेरों की ओवरी बोल दो या फिर इसका अन्य नाम है तस्वीरारो कारखाना, जिसकी स्थापना जगत सिंह प्रथम के द्वारा की गई थी। जबकि जो अमर सिंह प्रथम है इनके काल में जो निशारुद्दीन थे, निशारुद्दीन ने 1605 में 1605 में रागमाला का चित्रण किया, रागमाला का चित्रण किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि निशारुद्दीन किसके शासनकाल में थी। तो किसके शासनकाल में थी, अमर सिंह प्रथम के काल में, जिनके द्वारा रागमाला का चित्रण किया गया था सन 1605 ईस्वी में। ठीक है। या फिर आ सकता है शाहिबदीन, ये मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्रकार थे। शाहिबदीन कौन है, मेवाड़ का प्रसिद्ध चित्रकार। तो इनके द्वारा है जो कि भागवत पुराण, भागवत पुराण या फिर रागमाल का चित्रण किया था। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भागवत पुराण या रागमाल का चित्रण किसके द्वारा किया गया था। तो शाहिबदीन के द्वारा। और शाहिबदीन कौन है, मेवाड़ का प्रसिद्ध चित्रकार है। जबकि जो संग्राम सिंह द्वितीय है इनके शासनकाल में, इनकी जो शासनकाल है इसमें तो गीत गोविंद, कौन सा, गीत गोविंद और कलीला दमना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, का चित्रण किया गया था। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो कलीला दमना है इसका चित्रण किसके शासनकाल में हुआ था। तो संग्राम सिंह द्वितीय के समय में। या फिर गीत गोविंद का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ। तो संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। समझ में आया ना, चितेरों की जो ओवरी है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तस्वीरारो कारखाना। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नो, यहाँ पर आपको दिया गया है कि सुमेलित करें। क्या करने के लिए दिया गया है, सुमेलित। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं बादले, लोहे पर सोने का कार्य, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है तहनीशा, कांच पर सोने का कार्य, सुमेलित करना है कांच पर सोने का कार्य। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कोप्तगिरी, कोप्तगिरी। क्या दिया गया है कि पीतल पर सोने का कार्य, पीतल पर सोने का कार्य। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या, सेवा कला, सेवा कला, जिंक से निर्मित पानी की बोतल। सुमेलित कीजिए आप इसे। ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं क्या क्या, 4 3 1 2, 4 3 2 1। सी ऑप्शन में 4 2 1 3 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 1 3 2। बताइए पता क्या करने वाले हैं। बादले क्या होता है, ये बादले, सुमेलित करो फटाफट। बादले क्या होता है कि जिंक से निर्मित पानी की बोतल होती है, चौथा ऑप्शन। ठीक है। इसके अलावा तहनीशा क्या होती है, क्या है ये तहनीशा। तो पीतल पर सोने का जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं तहनीशा। 4 और 3, 4 और 3। इसके अलावा कोप्तगिरी की कला क्या कहते हैं, और लोहे पर जो सोने का कार्य किया जाता है उसे कहते हैं कोप्तगिरी।
और कोटगिरी कला के लिए जयपुर और अलवर क्षेत्र जाना जाता है। 4-3। इसके अलावा थेवा कला क्या है? कांच पर सोने का कार्य किया जाता है। तो बाद में जिंक से निर्मित पानी की बोतल, चौथा ऑप्शन। टेनिशा होती है पीतल पर सोने का कार्य, तीसरा ऑप्शन। और पोपगिरी होती है लोहे पर सोने का कार्य, एक। और थेवा कला क्या होती है? कांच पर सोने का कार्य। यहाँ राइट आंसर एक ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? ये बादला क्या है? तो जिंक से निर्मित पानी की बोतल होती है। तहनिशा क्या है? तो पीतल पर जो सोने का कार्य किया जाता है उसे कहते हैं तहनिशा की कला। और पोपगिरी लोहे पर सोने का कार्य। ठीक है, एक। इसके अलावा थेवा कला क्या होती है? कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन या फिर सोने का कार्य किया जाता है उसे कहते हैं थेवा कला। और राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान में रखना है आपको, थेवा कला क्या होती है, तहनिशा कला क्या होती है, ठीक है, या फिर बादला क्या है। वहां पर आपको परिभाषा भी दी जा सकती है इसको मैनेज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 10। क्या पूछा है कि तनसुख, गदर, गाबा कितने प्रकार हैं? ऑप्शन यहाँ दे दिए गए हैं आपको। पगड़ी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है साड़ी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अंगरखी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मोटी सूती शॉल। मोटी सूती शॉल, बताइए क्या करने वाले। ये तनसुख, गदर, गाबा कितने प्रकार है? कितने प्रकार है ये तनसुख, गदर और गाबा? चार ऑप्शन। तनसुख, गदर, गाबा कितने प्रकार है? अंगरखी के प्रकार है। राइट आंसर सी ऑप्शन। जैसे तनसुख हो गया, तनसुख, या फिर गदर हो गया, या फिर गाबा हो गया, या फिर डगला हो गया, या फिर मिर्जाई हो गई, या फिर दुतई हो गई। ये सब किसके प्रकार है? अंगरखी के प्रकार है। तनसुख, गदर, गाबा या डगला या फिर है जो मिर्जाई और दुतई, ये किसके प्रकार है? सारे ये सारे प्रकार है अंगरखी के। अंगरखी के प्रकार। जैसे साड़ी के कौन कौन से प्रकार है? कई बार बताया मैंने आपको साड़ी के प्रकार कौन कौन से हैं। चोल है, इसके अलावा निचोल है, चोर तो है, या पट्टा है, या फिर दुकुल है। ये किसके प्रकार है? साड़ी के प्रकार है। इसके अलावा पगड़ी के प्रकार आप जानते हैं। मदिर की पगड़ी होती है, मोटड़े की पगड़ी होती है, फूल पत्तों की पगड़ी होती है, लेहरी की पगड़ी होती है। इसके अलावा केसरिया रंग की पगड़ी होती है। सारी पगड़ियां हैं। इसके अलावा मोटी सूती शॉल है, इसे क्या कहते हैं? पछोड़ा कहते हैं। क्वेश्चन बन करा सकता है कि पछोड़ा क्या है। तो पछोड़ा का संबंध परिधान से है। और क्या है ये पछोड़ा? मोटी सूती शॉल। ठीक है, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक नाम उठाकर दिया जा सकता है कि मिर्जाई या दुतई किसका प्रकार है? तो अंगरखी का। या फिर गदर या गाबा किसका प्रकार है? तो अंगरखी का। या फिर चोल निचोल किसके प्रकार है? साड़ी के। या फिर है जो कि पट्टा या दुकुल किसका प्रकार है? ये भी साड़ी का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है? 11। सुमेलित करना क्या दिया गया है? सुमेलित करने के लिए आपको यहाँ पर आभूषण दिए गए हैं और यहाँ दे दिए गए हैं अंग। ठीक है, क्या क्या दिया गया है आभूषण में? कुंवाली, सिर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है चोप, कान, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अंगूठिया। गले, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गोफण। गोफण, नाक। आप सम्मिलित करोगे इसे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1 2 3 4। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 4 2 1। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 4 1 2। और डी ऑप्शन में 3 2 4 1। फटाफट सम्मिलित करोगे तो क्या करने वाले हैं? आभूषण और अंगों के नाम दे दिए गए हैं। कौन सा आभूषण कौन से अंग पर पहना जाता है? तो जो पुंगाली नाम का आभूषण है ये पहना जाता है गले में।
तीसरा ऑप्शन। इसके अलावा चोक नाम का जो आभूषण है ये पहना जाता है चोक नाक पर, 3 और 4। ठीक है। अंगूठिया पहना जाता है कान पर, 3 4 2। और गोफा पहना जाता है सिर पर। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। खुबाली कहाँ का आभूषण है? गले का आभूषण है ये खुबाली। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। और चोक पहना जाता है नाक पर, चौथा ऑप्शन। अंगूठिया है कान पर पहने जाने वाला आभूषण, दूसरा ऑप्शन। और गोफर पहना जाता है सिर पर, एक। राइट आंसर बी ऑप्शन। इस प्रकार से आभूषण के नाम भी दिए जा सकते हैं। कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, या फिर निम्न में से असंगत है, या फिर आभूषणों को सम्मिलित करो। या फिर पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण कौन से हैं, या महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण कौन से हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। चेतराम जयदयाल, चेतराम जयदयाल ताराचंद प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। तुर्रा कलंजी, बी ऑप्शन में रम्मत, सी ऑप्शन में स्वांग, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कुचामनी ख्याल। बताइए क्या करने वाले हो। चेतराम जयदयाल ताराचंद प्रमुख कलाकार हैं, किससे संबंध रखते हैं ये? चेतराम जयदयाल और ताराचंद, इनका संबंध कौन से कला से है? तुर्रा कलंगी से। और तुर्रा कलंगी कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन से जिले की है तुर्रा कलंगी? चित्तौड़गढ़ की। तुर्रा कलंगी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़। या फिर क्षेत्र का नाम भी पूछा जा सकता है तो मेवाड़ क्षेत्र। ठीक है। और तुर्रा कलंगी के प्रवर्तक कौन है? तुकनगीर और शाह अली। तुर्रा कलंगी के प्रवर्तक तुकनगीर है और शाह अली है। इसके अलावा जो तुर्रा शब्द है ये किसका सूचक है? तुर्रा, तुर्रा मैं लिख देती हूँ। तुर्रा जो शब्द है यह है शिव का सूचक, या फिर कलंगी किसका सूचक है? तो यह है पार्वती का सूचक। ठीक है। और चेतराम जयदयाल और ताराचंद का संबंध है तुर्रा कलंगी से। राइट आंसर ए ऑप्शन। जबकि रम्मत, रम्मत का संबंध आप सभी जानते हैं कौन से क्षेत्र से है? जैसलमेर और बीकानेर से है। और रम्मत के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम बताइए। रम्मत के प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए। फागू महाराज, फागू महाराज या फिर सुहा महाराज, इनका संबंध किससे है? रम्मत से। ठीक है। और स्वांग के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो आप सभी जानते हैं, जानकीलाल भांडे। कौन है? जानकीलाल भांड। इसके अलावा कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? लच्छीराम। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है। यहाँ पर तो कलाकार के नाम दे दिए गए कि इनका संबंध कौन सी कला से है? तो तुर्रा कलंगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर पूछा जा सकता है फागू महाराज या स्वाम महाराज, इन कलाकारों का संबंध है और रम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या पूछा गया है कि किस जनजाति के लोग, किस जनजाति के लोग नक्की झील को अपना पवित्र स्थान, पवित्र स्थान मानते हैं? ऑप्शन तो आपको यहाँ दिए गए हैं। क्या क्या? भील, मेना। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गरासिया। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है शहरिया। बताइए भाई क्या करने वाले हैं कि किस जनजाति के लोग नक्की झील को अपना पवित्र स्थान मानते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। नक्की झील को पवित्र स्थान मानते हैं कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। और गरासिया जो जनजाति है सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? गरासिया जनजाति सर्वाधिक निवास
कौन से जिले में करती हैं? माउंट आबू शिरोली। ठीक है। और ग्राह्य जनजाति का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? शहलोद। ठीक है। या फिर ग्राह्य जनजाति में कौन कौन से विवाह प्रचलित हैं? तो इसमें है ताड़ना, या फिर मोर बांधिया विवाह, या फिर तेरावणा। क्वेश्चन बनता रह सकता है कि तेरावणा, ताड़ना या मोर बांधिया विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो वो है ग्राह्य जनजाति। और ग्राह्य जनजाति नक्की झील को पवित्र मानते हैं। नक्की झील को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। इसके अलावा अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील में करते हैं, नक्की झील में। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। या फिर राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 14 कि देश दर्पण के लेखक है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑप्शंस जिनराज सूरी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है शंकरदास सामोर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शिवचंद भरतिया, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर क्या? चंद्र सिंह चिरकाली, चंद्र सिंह गिरकाली। अब बताइए आप क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट है देखिए राइट आंसर बता दीजिए आप मुझे क्या करने वाले हो। ये देश दर्पण के लेखक है। कौन है ये देश दर्पण के लेखक? कौन है देश दर्पण के लेखक? शंकरदास सामोर। राइट आंसर बी ऑप्शन, देश दर्पण के लेखक हैं शंकरदास सामोर। जबकि जिनराज सूरी किसके लेखक है? शालीभद्र दास के। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शालीभद्र राज के लेखक हैं तो जिनराज सूरी। और शिवचंद्र भरतिया के द्वारा आप सभी जानते हैं कनक सुंदर उपन्यास लिखा गया था। इसके अलावा केसर विलास नाटक की रचना की गई थी। या फिर फाट का जंजाल, क्वेश्चन बनकर सकता है कि फाट का जंजाल के लेखक हैं और फिर चंद्र भरतिया। इसके अलावा चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा है जो कि लू, ठीक है, लू की या फिर साझ, लू साझ या फिर बादली, इसकी रचना की गई है किसके द्वारा? चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा। क्वेश्चन बनकर सकता है कि प्रसिद्ध रचना बादली के लेखक है तो चंद्र सिंह, या फिर लू के लेखक हैं या फिर सांझ के लेखक हैं तो चंद्र सिंह बिरकाली। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। रचनाओं के नाम भी याद रखने होंगे आपको, ठीक है, कि किसके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है? ये निम्न में से मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। ऑप्शन मेवाड़ी या फिर थली, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है तोड़ावाटी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चौरासी। तो ये तो आप सभी जानते हैं। क्या राइट आंसर होगा इसका? फटाफट बता दीजिए मुझे आप क्या करने वाले हो। कि निम्न में से मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। कौन सी नहीं है मारवाड़ी की उपबोली? भाई मेवाड़ी, थली और देवड़ावाटी ये तो किसकी बोली है? ये तो मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली। जबकि चौरासी किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की। किसकी बोली है?
ढूंढाड़ी की उपबोली। इसके अलावा ढूंढाड़ी की और कौन कौन सी बोली है? तो तोरावाटी है, तोरावाटी, या फिर राजावाटी, या फिर चौरासी, या फिर काठेड़ी, या फिर हाड़ोती। ये किसकी उपबोली है? ये है ढूंढाड़ी की उपबोली। तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, काठेड़ी या हाड़ोती, ये किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। यदि क्या पूछा गया है कि निम्न में से मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? चौरासी। चौरासी किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे रानी कर्मावती, रानी कर्मावती के जोहर, जोहर की जानकारी मिलती है। जोहर की जानकारी मिलती है कौन से ताम्रपत्र में मिलती है? यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं। चीखली ताम्र पत्र। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पूर्व ताम्रपत्र। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है आहड़ ताम्रपत्र। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है खेरोदा ताम्रपत्र। बताइए भी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करोगे इसका? फटाफट राइट आंसर आप बताइए मुझे, क्या करने वाले हैं? क्या पूछा है? रानी कर्मावती के जौहर की जानकारी मिलती है। कौन से ताम्रपत्र में रानी कर्मावती के जौहर की जानकारी मिलती है? और वो है पूर्व ताम्रपत्र, जिसमें रानी कर्मावती के जौहर की जानकारी मिलती है। कर्मावती के जौहर की जानकारी कौन सा ताम्रपत्र देता है? तो पूर्व ताम्रपत्र। जबकि जो चीखली ताम्रपत्र है इसमें तो किसकी जानकारी मिलती है? कर संबंधी जानकारी, कर संबंधित जानकारी देता है कौन सा ताम्रपत्र? चीखली ताम्रपत्र। चीखली ताम्रपत्र में कर संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। और जो आहड़ ताम्रपत्र है इसमें है जो कि गुजरात के चालुक्य राजा, इसमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त की? गुजरात के चालुक्य राजा भीमद्वितीय। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गुजरात के चालुक्य राजा भीमद्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है कि कौन से ताम्रपत्र में मिलती है? तो आहड़ ताम्रपत्र में मिलती है। या फिर खेरोदा जो ताम्रपत्र है इसमें धार्मिक धार्मिक स्थिति के बारे में ये जानकारी देता है। धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है कौन सा ताम्रपत्र? खेरोदा ताम्रपत्र। और इसमें है जो कि राणा कुंभा के द्वारा एक लिंग जी के मंदिर के पास भूदान किया गया था, इसकी जानकारी भी मिलती है खेरोदा ताम्रपत्र में। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनकर सकता है कि राणा कुंभा के द्वारा एक लिंग जी के पास भूमि का अनुदान किया गया की जानकारी कौन से ताम्रपत्र में मिलती है? तो खेरोदा ताम्रपत्र। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 यहाँ पर आपको दिया गया है सोमेलित करे। सोमेलित करे ऑप्शंस, यहाँ पर आपको सभ्यता दे दी गई है और यहाँ आपको जिले दे दी गई है। ठीक है, ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? बालाघाट, राजसमंद। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है गिलोंग, मुदीर। सुमेलित करना है इसे। कालीबंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सीकर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गणेश, हनुमानगढ़। ऑप्शन 2 1 4 3। बी ऑप्शन में 4 3 2 1। सी ऑप्शन में 2 1 3 4। वो डी ऑप्शन में 2 4 1 3। बताइए
क्या करोगे? यहाँ पर सभ्यता और जिलों के नाम दे दिए गए हैं, कौन सी सभ्यता कौन से जिले में स्थित है बताना है। तो बालाकर सभ्यता है वल्लभ नगर उदयपुर में। कहाँ पर है ये? वल्लभ नगर उदयपुर में। कौन सी नदी पर है ये बालाकर सभ्यता? बनास नदी पर। दूसरा ऑप्शन ठीक है। किन्हू सभ्यता है राजसमंद में 2 और 1। इसके अलावा कालीबंगा जो सभ्यता है ये है हनुमानगढ़ जिले में, चौथा ऑप्शन। और गणेश सभ्यता आप सभी जानते हैं शिकर में है। या राइट आंसर ए ऑप्शन। बालापन सभ्यता वल्लभ नगर उदयपुर, दूसरा ऑप्शन। गिनोम सभ्यता राजसमंद में है। कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में, चौथा ऑप्शन। और गणेश सभ्यता है शिकर में। और गणेश सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? बताइए, काली नदी। और जो कालीबंगा सभ्यता है ये है गग्गर नदी के किनारे। बालापन सभ्यता है वल्लभ नगर उदयपुर में, बनास नदी के किनारे। और गिनोम सभ्यता है राजसमंद में, बनास नदी के किनारे स्थित। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी भी पूछी जा सकती है कि ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर बसी हुई है, या फिर यह सभ्यता कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 17 हो गया। 18 तुमुल का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 18 तुमुल का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1182 ईस्वी। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1544 ईस्वी। बताइए तुमुल का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था ये तुमुल का युद्ध? 1194 ईस्वी में तो कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम, तराइन का प्रथम युद्ध। और किनके बीच में हुआ था ये तराइन का प्रथम युद्ध? आप सभी जानते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इसके अलावा मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। और इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या होती है? विजय होती है। ये भी ध्यान में रखना है कि तराइन के प्रथम युद्ध में कौन की विजय हुई? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध ये हुआ था 1192 में। किसके बीच में हुआ था? तो ये भी पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज और चौहान तृतीय इनकी क्या होती है? हार हो जाती है। इस युद्ध में हार जाते हैं। प्रथम युद्ध में तो विजय होती है, और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। इसके अलावा तुमुल का युद्ध हुआ था 1182 में। राइट आंसर यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। और तुमुल का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय या फिर परमादि देव। और इसमें परमादि देव के जो सेनापति थे, क्या नाम था परमादि देव के सेनापति का? नाम आला और उदल। आला और उदल ये क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं इस युद्ध में। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं परमादि देव के सेनापति आला और उदल। तो तुमुल का युद्ध हुआ था 1182 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद परमादि देव के बीच में, जिसमें परमादि देव के जो सेनापति होते हैं आला और उदल वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि ये युद्ध किन किन के बीच में है। इसके अलावा जो सुमेल का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1544 में, सुमेल का युद्ध। और सुमेल का युद्ध आप सभी जानते हैं मालदेव राठौर और इसके अलावा शेरशाह सूरी, इसके बीच में हुआ ये मालदेव के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में होता है, जिसमें शेरशाह सूरी के होते हैं, शेरशाह सूरी की विजय होती है। ठीक है, और शेरशाह सूरी के द्वारा इस युद्ध में कथन कहा गया है कि मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। कौन से युद्ध में कहा गया था? सुमेल के युद्ध में। ये हुआ था 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कौन सा युद्ध कब हुआ और किन किन के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमादि देव के सेनापति का नाम भी पूछा जा सकता है, तो आला और उदल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 18 हो गया। 19 ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान की अंतिम रियासत थी।
राजस्थान की अंतिम रियासत थी। ऑप्शन झालावाड़। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है सिरोही। सी ऑप्शन में दिया गया है करौली और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है टोंक। बताइए क्या करने वाले हैं। राजस्थान की अंतिम रियासत थी, कौन सी रियासत थी राजस्थान की अंतिम? राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? झालावाड़। झालावाड़ थी और इसकी स्थापना की गई थी 1838 में। ये राजस्थान की अंतिम रियासत थी झालावाड़। राइट आंसर ए ऑप्शन है। जबकि अधिनिष्ठ संधि पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? शिरोही। क्वेश्चन मन करा सकता है कि अधिनिष्ठ संधि पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत, दोनों में अंतर है, कौन सी थी? शिरोही। ये अधीनस्थ संधि पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की है, जो कि अंतिम रियासत थी शिरोही। या प्रथम थी अधीनस्थ संधि पर हस्ताक्षर करने वाली करौली। अधीनस्थ संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी है? करौली। तो अधीनस्थ संधि पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत है शिरोही। इसके अलावा जो टोंक है ये एकमात्र मुस्लिम रियासत है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जो मुस्लिम है, एकमात्र मुस्लिम रियासत है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है तो टोंक। ठीक है, राइट आंसर यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आ सकते हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक, और क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट बी। ये मारवाड़ का प्रताप, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ऑप्शन मालदेव को, या फिर राव चंद्रसेन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अजीत सिंह और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जसवंत सिंह। बताइए क्या करने वाले। ये मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप। तो आप सभी जानते हैं मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप, ठीक है, या फिर मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, या फिर प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी इसे कहा जाता है, तो कहा जाता है राव चंद्रसेन को। क्यों कहा जाता है बताइए, क्यों कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी, तो फिर मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, या फिर मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाता है राव चंद्रसेन को? क्योंकि जो राव चंद्रसेन थे इन्होंने मुगलों की अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया, इस कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन। क्योंकि मालदेव को कहा जाता है हसमत वाला राजा। ठीक है, हसमत वाला राजा के नाम से जाने जाते हैं मालदेव। और अजीत सिंह को कान का कच्चा राजा, कान का कच्चा राजा कहा जाता है अजीत सिंह को। इसके अलावा जसवंत सिंह को शाहजहां के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। जसवंत सिंह को शाहजहां द्वारा कौन सी उपाधि दी गई है? मिर्जा राजा की उपाधि। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मिर्जा राजा की उपाधि कौन सा शासक को दी गई है? तो जसवंत सिंह को। किसके द्वारा दी गई है? शाहजहां के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा मिर्जा राजा जयसिंह को भी मिर्जा की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। ठीक है, एक तो जसवंत सिंह को, एक मिर्जा राजा जयसिंह को शाहजहां के द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि दी गई है।
तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो आशा और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।